चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो आज अपन एक और नई बुक डिस्कस करेंगे। एक्सप्लेन्ड इन सिंपल में मैंने इस सीरीज में डिसाइड किया कि आप लोगों के साथ में जितना सिंपली हो सके, ये बहुत ही क्लासिक बुक्स हैं जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं अभी, और भी आगे अपन बुक्स डिस्कस करेंगे, उनको मैं सिंपल वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये हमारे नोट्स हैं, अपन डिस्कशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो बुक है ये है अ रैंडम वॉक डाउन वॉल स्ट्रीट, बर्टन मैककेल की किताब है ये, और बहुत ही फेमस और हमारी बड़ी पसंद की किताब है। अब अपन इनके प्रिंसिपल्स डिस्कस करते हैं कि इन्होंने कैसे बेसिकली अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस से एक्सप्लेन किया है मार्केट को, ठीक है। चलिए तो फिर सबसे पहला जो इन्होंने बताया था पॉइंट, वो था एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस, ईएमएच। और ये जो है ये हाइपोथेसिस आज भी मार्केट में उतनी ही एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट है जितनी उस समय थी जब ये बुक रिलीज हुई थी, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि भाई ये जो कॉन्सेप्ट है ईएमएच का, वो ये कहता है कि फाइनेंशियल मार्केट्स आर एफिशिएंट एंड रिफ्लेक्ट ऑल अवेलेबल इंफॉर्मेशन. According to this theory, it is difficult to consistently beat the market because price is already incorporated all known information. Price is already incorporated all known information. अब इसका मतलब क्या होता है? आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा जिसको कहते हैं अपन प्राइस इन. प्राइस इन ये मार्केट में बहुत यूज होता है कि मार्केट हमेशा जो प्राइसेस होती है ना उसको प्राइस इन करके रखता है। प्राइस इन के बारे में अगर अपन डिस्कस करें तो बड़ा बेसिक इसका मतलब होता है कि भाई जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं, जितने भी बड़े मार्केट मेकर्स होते हैं, उनके पास में इंटरनल इन्फॉर्मेशन होती है, बड़ी टीम्स होती हैं, रिसर्च टीम्स होती हैं, एक्सेस होता है इन्फॉर्मेशन का जो आम लोगों के पास नहीं होता, ठीक है। तो जब तक चीजें पेपर में आती हैं, जब तक चीजें बाहर आती हैं, तब तक जो रिटेलर्स होते हैं उनके लिए मैं बहुत लेट हो चुकी होती है। बस ये इसका बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। हर चीज पहले से प्राइस इन है मार्केट में, ये माना जाता है। इसीलिए जब अपन कभी भी एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें एनालिसिस ऐसा करना होता है कि ऑल्दो इट इज प्राइस्ड इन, बट हम कम से कम कुछ थोड़ा सा ट्रेंड को समझ सकें, है ना। तो आगे अपन डिस्कस करेंगे प्राइस इन होने के बाद भी कैसे एनालिसिस करना है, फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब एक अच्छे टॉपिक्स हैं, इनको अपन बुक के बाद में नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, रैंडम वॉक थ्योरी। रैंडम वॉक थ्योरी में बताते हैं कि the author argues that stock prices follow a random walk, meaning they are unpredictable in the short term and move randomly. This theory undermines the idea of technical analysis and market timings as reliable strategies and consistently generating above average returns. अब देखिए ये बात हमने लास्ट वाली बुक जो हमने पढ़ी थी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें भी उन्होंने कहा था कि शॉर्ट टर्म में आप मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, कोई नहीं कर सकता। सच बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 5 मिनट की कैंडल में या 15 मिनट की कैंडल में इस तरह से एनालिसिस करूं, उससे फार बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म सोचें। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट टाइमिंग इतनी रिलायबल स्ट्रेटेजीज नहीं है कि वो कंसिस्टेंटली, है ना, उन्होंने कहा कि भाई ये टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट टाइमिंग से नहीं होगा, ठीक है, आपको इसको थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा। और मेन चीज ये है कि देखिए, चाहे टेक्निकल एनालिसिस हो, चाहे मार्केट टाइमिंग हो, चाहे फंडामेंटल एनालिसिस हो, चाहे आप जो भी प्राइस एक्शन जो भी आप यूज करते हैं, इस चीज में एक चीज समझने वाली है कि भाई ये एक रैंडमनेस हमेशा होती है। तो इसके लिए एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की थ्योरी होती है जिसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको हमेशा आगे बढ़ाएगा मार्केट में, और अगर ये आपको नहीं समझ में आएगा तो क्या होगा कि आप लॉन्ग रन में आपको दिक्कत होगी। तो इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे, हमारा अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे कैसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करते हैं, क्या प्रोसेस होती है, सारी चीजें। अब अपन चलते हैं एक्टिव वर्सेस पैसिव इन्वेस्टिंग में। तो मैकेल एडवोकेट्स पैसिव इन्वेस्टिंग, पर्टिकुलरली जो इंडेक्स फंड्स। अब ये हमारा भी यही कहना रहता है। ये देखिए, ये जो बुक है इन्होंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात कही, जैसे हम बताते हैं कि ईटीएफ में, ठीक है, जो आगे चल करके अपन ईटीएफ की बैलेंसिंग कैसे करते हैं, ईटीएफ को कैसे इन्वेस्ट करना होता है, कैसे आप एक्टिव एंड पैसिव इन्वेस्टिंग का बैलेंस बना सकते हैं, ये सारी चीजें आगे अपन डिस्कस करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि इंडेक्स में इन्वेस्ट करना अच्छा होता है, आपको ज्यादा माइंड नहीं खर्च करना है, तो इसीलिए पैसिव इन्वेस्टिंग होता है, और पीस ऑफ माइंड सबसे जरूरी है, ठीक है, बाकी सब चीजें तो चलती रहेंगी, ठीक है। He believes that actively managed funds rarely outperform the market. ये देखिए, ये आज भी ये बात एकदम सही है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स आपको दिखाएंगे कि एक्टिवली मैनेज फंड्स कौन कौन से, आगे चल के उनका कैसे उनको एनालिसिस करना होता है। जैसा अपन ने बताया था लास्ट में भी कि म्यूचुअल फंड्स को भी अपन पढ़ेंगे और ईटीएफ्स को भी पढ़ेंगे। इन जनरल ये बिल्कुल फैक्ट है कि एक्टिवली मैनेज फंड्स बहुत कम ऐसा होता है कि पैसिव इन्वेस्टिंग को, अभी के समय थोड़े से कुछ ऐसे फंड्स हैं जो पैसिव इन्वेस्टिंग में, जो कि एक्टिवली मैनेज, कुछ ऐसे हैं जो एक्टिवली मैनेज फंड्स ऐसे हैं जो पैसिव इन्वेस्टिंग को बीट कर सकते हैं, बट स्टिल इट इज अ वेरी वेरी लॉन्ग टर्म गेम, है ना, वो उसको भी उसकी अपनी रूल्स हैं और कैसे उसका एनालिसिस करना है। Instead, he suggests that investors diversify their portfolio and hold a broad range of low cost index. उन्होंने कहा कि लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स को
आप होल्ड कीजिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपन इंपॉर्टेंस ऑफ एसेट्स एलोकेशन। उसके बाद उन्होंने बताया कि मैकेल emphasizes द सिग्निफिकेंस ऑफ एसेट्स एलोकेशन इन अचीविंग इन्वेस्टमेंट सक्सेस। ही एडवाइसेस इन्वेस्टर्स टू क्रिएट डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन की बात हमने लास्ट बुक में भी पढ़ी थी, इसमें भी उन्होंने कहा, इसमें इन्होंने भी कहा है कि भाई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका होना बहुत जरूरी है, स्टॉक्स, बॉन्ड, कैश, सभी चीजें, ठीक है। तो आजकल के समय में जैसे हम ज्यादातर लोग किस में करते हैं, स्टॉक्स में करते हैं, ईटीएफ्स में करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा होता है तो ऑप्शंस वगैरह में भी लोग जाते हैं। सभी का अपना अपना नेचर है, अपना अपना मोमेंट है। अपन आगे सबके बेनिफिट्स और लॉसेस, उसके जो मतलब बोलना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स है, उनको अपन आगे डिस्कस करेंगे। फायदे नुकसान सबके अपने अपने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल फाइनेंसिंग। बिहेवियरल फाइनेंसिंग द बुक एक्सप्लोर वेरियस बिहेवियरल बायसेस, ठीक है, that affects the investors, है ना, डिसीजन मेकिंग सच एज ओवर कॉन्फिडेंस, हर्ड मेंटालिटी, लॉस एवर्जन। अब यही बात उन्होंने भी लास्ट टाइम कही थी कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस, हार्ड मेंटालिटी एंड लॉस एवर्जन। हार्ड मेंटालिटी मतलब होता है, ओवर कॉन्फिडेंस हम सबको पता है कि भाई एनालिसिस हमारा सही है नहीं, या फिर सही है, हमें लग रहा है सही है लेकिन हमने प्रॉपर उसकी स्टडी नहीं की, ये प्रॉब्लम है। दूसरा हो जाता है हार्ड मेंटालिटी। हार्ड मेंटालिटी का मतलब होता है कि किसी का हमने पीछा कर लिया, कि भाई लोगों ने बोला कि हाँ इसमें इन्वेस्ट करो, तो हमने बस आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दिया, हमने कुछ पढ़ा नहीं उसके बारे में। तो ये चीजों से बचने के लिए ही हमने ये सीरीज शुरू की है। बुक्स के साथ में अपन पोर्टफोलियोज भी आगे डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद होता है लॉस एवर्जन। लॉस एवर्जन हमें पता है कि भाई लॉस को बचाने के लिए, और जो भी माइंडसेट होता है वो ओवरऑल क्या होता है कि मार्केट में दो तरह के इमोशन काम करते हैं, फियर एंड ग्रीड। फियर और ग्रीड से ही पूरा मार्केट चलता है। इंसान के दो ही इमोशन है मार्केट में, या तो एग्रेसिव बाइंग होगी या एग्रेसिव सेलिंग होगी, ठीक है, तभी मार्केट मूव करेगा, नहीं तो साइडवेज रहेगा। अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे मार्केट मूवमेंट्स के बारे में, और क्या साइकिल फ्लो होते हैं और सारी चीजें। उसके बाद आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द बायस वी कैन हेल्प द इन्वेस्टर टू अवॉइड मेकिंग इमोशनल एंड इरेशनल इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, ठीक। उसके बाद आ जाते हैं एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट मार्केट्स। एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट मार्केट का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो बोलता है कि भाई मैकेल सपोर्ट्स द एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। जैसा उन्होंने फर्स्ट पॉइंट में बोला था कि मार्केट जो है ऑलरेडी एफिशिएंट है। ही एक्नॉलेजेस दैट सर्टेन मार्केट इनएफिशिएंसीज एग्जिस्ट पर्टिकुलरली इन द शॉर्ट टर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये हम बिल्कुल इस चीज से एग्री करते हैं कि जितनी इनएफिशिएंसीज आपको दिखेंगी मार्केट में कि बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और बिल्कुल ही समझ नहीं आता, वो शॉर्ट टर्म में ही होगा। लॉन्ग रन में अगर कोई कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, आपने उसकी प्रॉपर स्टडी की है, आप निश्चिंत होकर बैठ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई नहीं बता सकता क्या हो, ठीक है। ये फैक्ट है मार्केट के बारे में, और इसको अपन आगे देखेंगे कि कैसे लॉन्ग रन में एनालिसिस किया जाता है। He suggests that investors can exploit these efficiencies through low-cost investment strategies such as value investing and contrarian investing. अब इन्होंने ये बताया कि जो inefficiencies हैं, although मार्केट में ओवरऑल मार्केट एफिशिएंट है, लेकिन इन एफिशिएंसीज को आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। कह रहे हैं कि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज, जिसमें कि वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसा कि हमने बताया कि मार्केट, जैसा हमने आपको अभी कहा कि भाई वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग बेसिकली आप कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ते हो कि भाई कंपनी की स्थिति क्या है, कौन उसके मालिक हैं, कैसे वो, कहाँ से उनकी जो फंड है वो कितने बड़े लेवल पे रेस किया हो, या फिर उन्होंने कितने साल से काम कर रहे हैं, या उनकी कहाँ कहाँ उन्होंने एक्सपेंशन कर रखा है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इसमें आपको क्वार्टरली उनके रिजल्ट्स देखने होते हैं, उसमें देखना होता है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है। अपन सब आगे डिस्कस करेंगे, काफी लेंदी और अच्छा टॉपिक है ये, ठीक है। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग बेसिकली क्या होता है, अपोजिट में इन्वेस्ट करना। कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग को भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसमें ये सब ऐसी चीजें हैं जिनको इंडिविजुअल टॉपिक डिजर्व करते हैं, ये इंडिविजुअल अलग से एक दिन डिजर्व करते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज की। द ऑथर डिस्कसेस डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग, इंडेक्सिंग, ठीक है। ये सारी चीजों को, ये सारे टॉपिक्स अपन लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। अभी इस बुक का डिस्कशन कर लेते हैं। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग क्या है, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है, इंडेक्सिंग क्या है, ये इनको अपन अलग से क्यों डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एग्जांपल्स के साथ में विद पोर्टफोलियो, विद जो स्टॉक्स में इस तरह से आप कर सकते हैं इन स्ट्रेटेजीज को अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। He provides insights of pros and cons of each strategy and explains how investors can implement them effectively. अब देखिए उन्होंने इसमें प्रोज एंड कॉन्स बताया। जैसा हमने पहले भी कहा कि हर स्ट्रेटेजी के प्रोज एंड कॉन्स है, कोई स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होती, है ना। इसका जो एक ही तरीका है वो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसको डीपली डिस्कस किया जाएगा आगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मार्केट बबल एंड क्रैशेस पर। बहुत फेमस टर्म्स मार्केट बबल है, फलाना हम रोज पढ़ते हैं अपन पेपर में ना, अपने को पता है। कभी कोई बोलता है कहीं रियल एस्टेट बबल बन रहा है कहीं पे, कभी मार्केट क्रैश हो, ये होगा, इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। और ये होता है, जैसे कि .com बबल का यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया। हाउसिंग मार्केट कोलैप्स की बात की, जैसे रियल एस्टेट बबल होता है, हाउसिंग मार्केट कोलैप्स हुआ था। ये यूएस के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इंडिया में भी हुआ है, सब जगह होता है इसका इफेक्ट, है ना।
emphasizes the importance of maintaining long-term investment perspective and avoiding speculative investment driven by market euphoria। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि भाई आपको लॉन्ग टर्म प्लान लेना है। अब अगर आपको रिसेंट का अच्छा एग्जांपल दें तो हमें पता है कि भाई अभी बीच में जो मेडिकल क्राइसिस आई थी जो कोविड के फॉर्म में, उस समय मार्केट क्रैश किया। ठीक, उस समय कई सारे स्टॉक्स, बड़ी बड़ी कंपनियों के स्टॉक्स अंडर वैल्यूड थे। जिन्होंने भी उस समय इन्वेस्ट किया होगा, आप ऑलमोस्ट मान कर चलिए कि भाई वो लोगों ने अपने पैसे को डबल ट्रिपल किया होगा विद इन कपल ऑफ मंथ्स। उनको ईयर्स वेट नहीं करना पड़ा, विद इन ईयर और सो उन्होंने पैसे डबल ट्रिपल किए, है ना। ये हुआ है मार्केट में। ये आप चार्ट्स में भी अपन वेरीफाई कर सकते हैं और इसको आपको करके भी दिखाएंगे कि क्या होता है और कैसे आपको पता करना है। ओवरऑल देखिए, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं होती, बट ये सब चीजें जो है ना, मार्केट बबल एंड क्रैशेस, इस समय आपको अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, जैसे कि अपने इंडिया में जैसे हमारा एसबीआई में था इन्वेस्टमेंट, हमारे लिए बहुत अच्छा किया उस इन्वेस्टमेंट ने, क्योंकि हमको मालूम था कि यार एसबीआई रिकवर करेगी। अब आगे अपन डिस्कस करेंगे उस सब, कैसे स्टॉक सिलेक्शन वगैरह ये सब चीजें थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाते हैं रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए। The book provides guidance on selecting a competent financial advisor who adheres to the principles of low cost diversifying investing। ठीक है, अब इन्होंने बताया कि भाई कॉशियस रहना है जब आप फाइनेंशियल एडवाइजर को ना देख करके चुने कि भाई वो लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग के बारे में आपको बताएं। ठीक है, और एडवाइजर इन्वेस्टर्स टू बी कॉशियस एडवाइजर्स हु एंगेज इन मार्केट टाइमिंग अटेम्प्ट टू बीट द मार्केट कंसिस्टेंटली। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अनफॉर्चुनेटली ज्यादातर लोग फास्ट रिटर्न्स के लिए या इस तरह से बोलना चाहिए क्विक क्विक मनी के पीछे मार्केट में आते हैं और इस तरह की बेकार की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं। वो क्या सोचते हैं कि हम मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट कर देंगे, है ना, इतना परसेंट इस महीने निकल जाएगा तो इतना परसेंट उसमें। ऐसा नहीं होता है। इसको अपन आगे देखेंगे कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है और कैसे विन प्रोबेबिलिटी वगैरह मैनेज किया जाता है, कितनी बार आप सही होते हो, है ना। ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बारे में बहुत ज्यादा कंटेंट है नहीं अनफॉर्चुनेटली, है ना, जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बट खैर, अब आ जाते हैं इन्वेस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। द बुक ओवर रीचिंग मैसेज इज इंपॉर्टेंस ऑफ long term investment approach. Mikel encourages investors to stay disciplined, avoid chasing short term market trends and focus on financial goals over the course of their investment journey। बहुत ही सिंपल बात उन्होंने बोला कि शॉर्ट टर्म चीजों में ज्यादा फंसना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई लॉन्ग टर्म आप अपना प्लान बना के रखिए कि ठीक है, और लॉन्ग टर्म प्लान से मतलब होता है 10 ईयर्स का। ठीक है, एटलीस्ट 5 ईयर्स तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। अगर अच्छे से अच्छी ब्रांड है तो 5 ईयर्स तो आपके माइंड में होना ही चाहिए। 10 ईयर्स भी रख सकते हैं अगर आपको पता ही अभी और ग्रोथ है। इसको अपन कैसे चुनते हैं, क्या करना है, सारी चीजें अपन आगे डिस्कस करेंगे। ओवरऑल उन्होंने यही कहा कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स का पीछा नहीं करना है कि शॉर्ट टर्म में ऐसा हुआ, क्योंकि ओवरऑल जो मार्केट है वो अगर एफिशिएंट है, जिस जैसे हमें पता है कि ये मार्केट एफिशिएंट है, पुराने क्रैश से गुजर चुका है ना, वापस रिकवर किया, फिर उसके बाद में जो भी क्राइसिस आई उनसे रिकवर किया, तो ऐसे समय के साथ हमको पता है मार्केट इवेंचुअली रिकवर करेगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो ठीक है दिक्कत कर सकती हैं, है ना, समय लग सकता है ज्यादा, बट इंडेक्सेस इवेंचुअली रिकवर करते हैं अगर इकोनॉमी ठीक चल रही है, जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इकोनॉमी को कैसे देखना होता है, कि क्या किसी भी कंट्री में अगर आप देखना चाहते हो कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति क्या है ना, वो कैसे स्टडी करना, वो सब काफी लेंदी टॉपिक है, उसको अपन आराम से डिस्कस करेंगे आगे। बस अभी इसमें यही 10 पॉइंट्स हमें बहुत हमारे पसंद के रहे, और आगे अपन और बुक्स डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही है। ओके।